नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है? जब भी कोई बंदा किसी भी चीज के ऊपर टैक्स कंसिडर किया किया जाता है तो उसे हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहते हैं। इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो होता है वो रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड होता है। तो इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 5 के अंदर मेंशन किया गया है कि व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी कौन से बंदे के ऊपर कितना टैक्स लगाया जाए। तो under this act, the incidence of tax on the taxpayer depends upon his residency status। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। एंड ऑल्सो ऑन द प्लेस एंड द टाइम ऑफ द अक्रूवल और रिसीप्ट ऑफ द इनकम। यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि कहाँ पे उसको मिल रहा है पैसा, यानी इंडिया में मिल रहा है, इंडिया से बाहर मिल रहा है, कौन से टाइम में मिल रहा है, यानी कौन से साल में मिल रहा है, और अक्रूवल है यानी कि बाकी है पैसा मिलना, या फिर रिसिप्ट यानी पैसा मिल चुका है। तो ऐसे अलग अलग केसेस के अंदर हम यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंडिंग करेंगे। सो पहले तो हम क्या करेंगे, कोई भी बंदा होगा, कोई भी इनकम होगी, तो वो पहला उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखा जाएगा और इनकम का टाइप देखा जाएगा। तो इंडियन इनकम हो सकती है या फिर फॉरेन इनकम हो सकती है। तो ये समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंडियन इनकम, यानी इंडियन इनकम किसे कहेंगे या फॉरेन इनकम कैसे कैसे कहा जाएगा, उनके बारे में उनका रिलेशनशिप हमें समझना पड़ेगा। तो इंडियन इनकम का मतलब यहाँ बताया कि एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री इज एन इंडियन इनकम। इसमें से कोई भी तीन जो है वो ये तीनों हमारी इंडियन इनकम होगी। पहली चीज, if income is received or deemed to be received in India, यानी कोई भी इनकम इंडिया में जनरेट हुई है, आपको मिली है, या फिर इंडिया में मिलने वाली है। दैट इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, ये दोनों का मतलब ऑलरेडी मिल चुकी है या फिर इंडिया में मिलने वाली है, उसे हम कहेंगे इंडियन इनकम। इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड एट द टाइम इट अकर्स और अराइज और डीम्ड टू बी अकर और अराइज इन इंडिया, यानी उसका उसका जो बिगिनिंग है, यानी वो कहाँ से शुरू होने वाला है, वो कहाँ से उसका ओरिजिन होने वाला है। तो वो ओरिजिन जो है इसको अकर्स, कहाँ से वो होने वाला है, उसका कहाँ से शुरू होने वाला है, तो जो कहेंगे उसे हम अकर एंड अराइज कहते हैं। अगर इंडियन कंपनी रही तो इंडिया में ही से वो इनकम जनरेट होने वाली है, तो इट्स डीम टू बी अकर एंड अराइज इन इंडिया कह सकते हैं। तो एक और क्या चीज यहाँ पे मेंशन की गई है कि जो भी इनकम है या तो फिर इंडिया में रिसीव्ड होनी चाहिए या डीम टू बी रिसीव्ड, यानी इंडिया से मिलने वाली होनी चाहिए, या फिर इंडिया से वो इनकम जनरेट होनी चाहिए, या ऐसा मान लिया जाएगा कि वो इंडिया से जनरेट होगी। तो ऐसी कोई भी इनकम होगी हम उससे पहले तो क्या करेंगे, इंडियन इनकम कंसिडर कर लेंगे। दूसरी चीज जो हमें बताई गई है कि इनकम रिसीव्ड, भारत के अंदर आपको इनकम रिसीव्ड हो रही है या फिर मिलने वाली है, और डीम टू बी अकर, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। लेकिन समझ लो वो इनकम आपको इंडिया के बाहर से जनरेट हो रही है, यानी सपोज आपने यूके गवर्नमेंट के अंदर आपने कोई बॉन्ड वगैरह खरीद रखा है ना, तो वो इनकम जनरेट कहाँ से होगी, यूके से होगी। लेकिन वो पैसा आपको मिल रहा है इंडिया के अंदर, तो आप रिसीव्ड इन इंडिया हो गया, तो भी वो इंडियन इनकम हो जाएगी। या फिर इंडिया में मिलने वाली है वो चीज, तो भी वो इंडियन इनकम हो जाएगी। या फिर इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी इनकम आपको इंडिया में मिल रही है या फिर इंडिया में मिलने वाली है, वो भले ही वो इनकम जनरेट इंडिया से हो या फिर फॉरेन फॉरेन से, तो भी वो इनकम इंडियन इनकम कहलाएगी। और एक चीज उससे उल्टा भी दे सकते हैं, इफ द इनकम इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, आपको मिल भारत से बाहर, भारत के बाहर आपको मिल रही है वो पैसे, या फिर भारत के बाहर आपको मिलने वाला है ना, और वो इनकम इंडिया से जनरेट हो रही है। अगर कोई भी इनकम इंडिया से जनरेट हो रही है या फिर इंडिया से जनरेट होने वाली है, दैट इज डीम्ड टू बी अकर एंड अराइज, तो वो इंडियन इनकम कहलाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास चार चीज हो गई, या तो इंडिया से वो जनरेट होगी, या फिर इंडिया से जनरेट होने वाली होगी। इंडिया से जनरेट हो रही है, इट मींस इट्स अकर एंड अराइज इन इंडिया। अगर इंडिया से जनरेट होने वाली है, इट मींस इट इज डीम्ड टू बी अकर एंड अराइज इन इंडिया। ओके। अगर इंडिया में रिसीव्ड हो रही है, दैट इज रिसीव्ड इन इंडिया, या फिर इंडिया में रिसीव्ड होने वाली है, दैट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ऐसे कोई भी केसेस में अगर ये चारों में से कुछ भी बनता है इंडिया के अंदर, है ना, तो वो इंडियन इनकम कहलाएगी।
ये तीनों पॉइंट के अंदर यही चीज मेंशन की गई। अब बात करते हैं कि फॉरेन इनकम किसे कहेंगे। तो इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, देन सच इनकम इज अ फॉरेन इनकम, वो फॉरेन इनकम हो जाएगी। अच्छा, कौन सी ये कंडीशंस है? पहली इनकम, इनकम इज नॉट रिसीव और नॉट डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। एक तो भारत में वो मिलनी नहीं चाहिए, है ना, या फिर मिलने वाली भी नहीं होनी चाहिए, और वो इनकम इंडिया में जनरेट भी नहीं होनी चाहिए, या फिर इंडिया से जनरेट होने वाली भी नहीं होनी चाहिए। यानी आज तो नहीं हो रही, फ्यूचर में भी नहीं होने वाली, फ्यूचर में भी नहीं होगी। सो इट्स डज नॉट डीम टू बी अकर एन अराइज। ओके, तो यहाँ पे अगर ये चारों चीज अगर बन जाती है तो इंडियन इनकम है, चार में से कुछ भी बन गया। अगर ये चारों में से कुछ भी नहीं बन रहा है तो वो हमारी फॉरेन इनकम हो जाएगी। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो इनकम इंडियन इनकम नहीं है, वो सारी इनकम हमारे लिए फॉरेन इनकम हो जाएगी। तो इसके हिसाब से हम एक प्रोविजन बना लेते हैं कि अगर एक टेबल बना दिया, टेबल में हमने लिखा हुआ है वेदर इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वेदर इनकम अकर एंड डीम टू बी अकर्स इन इंडिया। तो स्टेटस क्या होगा? तो सबसे पहले कि अगर इंडिया में इनकम अराइज हो रही है और डीम टू बी अराइज है, या रिसीव्ड हो रही है या डीम टू बी रिसीव्ड है, तो इंडियन इनकम होगी। अच्छा, दो में से कुछ एक हुआ, जैसे कि इंडिया में रिसीव्ड हो रही है या फिर डीम टू बी रिसीव्ड है, लेकिन इंडिया से अकर नहीं हो रही, यानी इंडिया से वो उसका जनरेशन इंडिया से नहीं हो रहा, वो इनकम इंडिया से जनरेट नहीं हो रही, तो भी वो इंडियन इनकम कहलाएगी क्योंकि वो इंडिया में मिल रही है। अच्छा, उससे उल्टा कर लेते हैं कि इंडिया में वो मिल नहीं रही, वो पैसा आपको मिल रहा है फॉरेन में, लेकिन वो पैसा इंडिया से जनरेट होने वाला है, या फिर इंडिया में जनरेट हो चुका है, इंडिया से जनरेट हो रहा है, तो भी इंडियन इनकम हो गई। यानी इसका मतलब ये हुआ, या रिसीव्ड हो या अकर, दो में से एक भी चीज अगर इंडिया में बनी तो इंडियन इनकम हो जाएगी। अच्छा, इसे उल्टा करते हैं कि दोनों ही नहीं बन रहे, कि भाई इंडिया में अकर भी नहीं हो रहा, इंडिया में रिसीव्ड नहीं भी हो रहा, अगर दोनों नहीं है तब भी जाके वो इनकम आपकी फॉरेन इनकम कहलाएगी। तो ये हमने जो पहले लैंग्वेज साइड में पढ़ा था, इसको एक टेबल में कन्वर्ट करके हमने बता दिया। अच्छा, आगे बात करते हैं। सो इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉर द डिफरेंट टैक्स पेयर, अलग अलग टैक्स पेयर के लिए किस तरह से होता है। तो हमने अलग अलग टैक्स पेयर, यानी अगर एक बंदा ऐसा होगा कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जैसे कि हम और आप, है ना, ऐसे लोग भी होते हैं कि जो RNOR, दैट इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया, उसके लिए हमने आगे सेक्शन 6 के अंदर देखा था, है ना, कि उसकी बेसिक कंडीशन या एडिशनल कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। अगर आपको उसमें भी दिक्कत है तो इससे प्रीवियस वाले जो लेक्चर्स है वो आप फिर से एक बार चेक कर लो। ओके, थियरिकल पोर्शन है रेसिडेंशियल स्टेटस का, वो भी देख लीजिए, उसमें रेसिडेंशियल स्टेटस के एग्जाम्पल्स है वो भी देख लीजिए। उसके बाद ये देखना ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, तीसरा बंदा हो सकता है NRI, या कि इंडिया में है ही नहीं वो बंदा, फॉरेन है। तो ऐसे तीन कॉलम्स हम रेडी करेंगे और तीनों के अंदर अलग अलग स्टेटस के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि इंडियन इनकम होगी, तो इंडियन इनकम अगर होती है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या NRI है, इंडियन इनकम सारे केसेस के अंदर वो टैक्सेबल होगी। यानी इंडिया में से जनरेट हुआ है वो इनकम, और मेरे और आपके जैसे ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसके लिए टैक्सेबल होगा ही। अगर इंडिया में थोड़े दिनों के लिए आता है तो वो RNOR हो गया, दैट इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसके लिए भी इंडिया से जनरेट हुई इनकम टैक्सेबल होगी। और नॉन रेसिडेंट यानी इंडिया में आता ही नहीं है ना, तो ऐसे लोग होते हैं जो 182 डेज भी इंडिया में एक साल में नहीं रुकते, या फिर करंट ईयर में आपने वो 60 दिन भी नहीं रुका और पिछले 4 सालों में 365 दिन भी नहीं रुका, जो कि हमारी सेकेंड बेसिक कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में अगर दोनों नहीं हो रहा है तो भी वो फॉर NRI हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में भी वो इंडियन इनकम है, यानी इंडिया से जनरेट हो रही है या फिर इंडिया से रिसीव हो रही है, ऐसे केसेस में उस NRI के लिए भी वो टैक्सेबल होगा। अच्छा, फॉरेन इनकम की बात करें तो फॉरेन इनकम है तो अगर कोई मेरे और आपके जैसा कोई ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो फॉरेन इनकम तो उसके लिए भी टैक्सेबल होगी। यानी एक बात समझ लो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए सारी इनकम टैक्सेबल है, वो इंडिया में हो या फिर फॉरेन इनकम। अच्छा, RNOR के लिए क्या लिखा है? तो यहाँ पे मेंशन किया है कि ओनली द टू टाइप्स ऑफ फॉरेन इनकम्स आर टैक्सेबल। अच्छा, वो कौन सी दो है वो हैशटैग करके हमने बताया रखा है, वो हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। और NRI के बारे में, तो अगर फॉरेन इनकम है ना, इनकम भी फॉरेन का है, बंदा भी फॉरेन का है, तो इंडिया में कहाँ से टैक्सेबल होगा? दैट इज नॉट टैक्सेबल।
तो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, वो दो कंडीशन कौन सी थी जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए फॉरेन इनकम टैक्सेबल है? तो एक, तो इफ द बिजनेस इनकम एंड द बिजनेस इज कंट्रोल होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया, अगर वो इनकम बिजनेस इनकम है और उसका कंट्रोलिंग पूरी तरह से या फिर पार्टली, यानी 50%, 40%, 30%, कोई भी इंडिया में उसका मैनेजमेंट हो रहा है, अगर 1% से भी इंडिया से उसका मैनेजमेंट हो रहा है, कंट्रोलिंग हो रहा है, तो वो पार्टली कहेंगे कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, है ना? तो वो इनकम आपकी इंडियन इनकम कहलाएगी और टैक्सेबल। ऐसे ही अगर प्रोफेशन की बात करें, तो अगर प्रोफेशन का सेटअप इंडिया में हो रखा है, तो ऐसे केसेस के अंदर वो भी इंडियन इनकम कंसिडर, वो फॉरेन इनकम आर एन आर के लिए आपको टैक्सेबल कंसिडर होगा। इसके सिवा अगर कोई भी आपका फॉरेन इनकम है और आर एन आर के लिए, दैट इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। ये दो ही चीज है जो कि बिजनेस इनकम है और बिजनेस सेटअप इंडिया में होना चाहिए या फिर उसका कंट्रोल इंडिया में होना चाहिए, पार्टली या होल। अगर प्रोफेशन है तो प्रोफेशन का सेटअप इंडिया में होना चाहिए। दो केसेस के अंदर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, बाकी फॉरेन इनकम में कोई टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगा। अच्छा, नो अदर फॉरेन इनकम, इसके सिवा कोई भी अगर ऐसी इनकम है, फॉरेन इनकम है, जैसे कि सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, इज टैक्सेबल इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट फॉर द टैक्स पेयर। यानी अगर ऐसे केसेस के अंदर ये सारी इनकम हुआ कि नो अदर फॉरेन इनकम, इसके सिवा कोई भी फॉरेन इनकम रही, जैसे कि सैलरी वगैरह जो कुछ है, तो वो आर ओ आर के लिए यानी कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, लेकिन किसी और के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं एक और स्टेप के अंदर। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे और हम एग्जाम के लिए हमने जो कॉलम्स ड्रॉ किए हुए कुछ इस तरह से है कि भी इनकम ऑफ पर्संस की किस तरह की इनकम है, वो टाइप किस तरह की है, यदि कि इंडियन इनकम है या फिर फॉरेन इनकम है, और उसके हिसाब से हम तीनों के लिए यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के अंदर वो किस तरह से बांटी जाती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक इनकम लेते हैं और उसके लिए हम डिस्कस करते जाएंगे। पहले इनकम हम लेंगे, तो हमारे पास जो इनकम है उसके हिसाब से रेंटल इनकम ऑफ 36,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया ऑन 10 मई 2020। देखो, हमने बता दिया था पहले ही कि अगर कोई इनकम इंडिया में जनरेट होती है या फिर इंडिया में रिसीव होती है तो वो इंडियन इनकम कहलाए। यहाँ पे आप देख लो 36,000 रिसीव्ड इन इंडिया ऐसा स्पेसिफिक लिखा हुआ है। अब भाई इंडिया में जनरेट हुआ है या फिर इंडिया में रिसीव्ड हुआ है तो इंडियन इनकम होगी। यहाँ पे रिसीव्ड इन इंडिया है तो इंडियन इनकम हो गई, और इंडियन इनकम है तो टैक्सेबल इन ऑल द केसेस, यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, तीनों केसेस के अंदर वो इनकम टैक्सेबल होगी। तो हमने सारे कॉलम्स के अंदर 36,000, 36,000, 36,000 लिख दिया। ऐसी और एक इनकम लिखते हैं कि जो इनकम हमारे पास है कि इंटरेस्ट इनकम ऑफ 46,000 अकर्स इन इंडिया, यानी इंटरेस्ट इंडिया की कोई कंपनी पे कर रही है या फिर इंडिया की कोई बैंक पे कर रही है। इंडिया की कोई, इंडिया में रजिस्टर्ड हुई कोई भी बैंक है, वो वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब वो इंडिया से ही जनरेट होगा, दैट्स अकर्स इन इंडिया। अगर कोई भी इनकम इंडिया में से जनरेट हो रही है या फिर इंडिया में रिसीव हो रही है तो इंडियन इनकम होगी। तो हमने टाइप्स ऑफ इनकम के अंदर लिखा हुआ है इट्स एन इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम सारे केसेस के अंदर टैक्सेबल होता है। दैट इज हमने लिख दिया है 46,000 ऑर्डिनरी रेसिडेंट में, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में भी वो 46,000 टैक्सेबल होगा, और नॉन रेसिडेंट के लिए भी वो 46,000 टैक्सेबल होगा। तो हमने तीनों में अमाउंट लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं इनकम ऑफ 56,000 इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, यानी इंडिया में मिला तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में इंडिया से ही मिलेगा, यानी इंडिया में ही मिलेगा क्योंकि उसका जो सेंटर है वो इंडिया ही है। तो इसका मतलब जो रिसीव्ड इन इंडिया है या फिर डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, दोनों केसेस में वो इंडियन इनकम होती है ना। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे 56,000 इंडियन इनकम हो गई। और इंडियन इनकम के बारे में पता है आपको, इंडिया में वो ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो या फिर एनआरआई हो, सारे केसेस में अमाउंट टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे 56,000 तीनों कॉलम में हमने लिख दिया है। अच्छा, उसके बाद एक और इनकम देते हैं जो कि हमारे पास इनकम है, इनकम ऑफ 66,000 इज डीम्ड टू बी अकर आर अराइज इन इंडिया, यानी इंडिया से जनरेट होने वाला है। अगर कंपनी या फॉर्म या कुछ भी बैंक वगैरह सब कुछ अगर इंडिया में हुआ तो ऑफकोर्स वो इनकम इंडिया से ही जनरेट होगी।
अगर इंडिया से कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो इंडियन इनकम होगी, है ना, या फिर डीम टू बी अकर एनालाइज होगा तो भी होने वाली है, हो चुकी नहीं है, होने वाली है, तो ऐसे केसेस में वो इंडियन इनकम हो जाती है। और इंडियन इनकम आर टैक्सेबल इन ऑल द केसेस, दैट इज ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो, या फिर नॉन रेसिडेंट। उसके बाद देखते हैं एक बिजनेस इनकम। बिजनेस एंड बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम 76,000 इज रिसीव एंड अकर्स आउटसाइड इंडिया। देखो वो इंडिया में मिल भी नहीं रहा है या फिर इंडिया से जनरेट भी नहीं हुई। अगर कोई इनकम इंडिया में जनरेट नहीं हो रहा है, इंडिया में रिसीव नहीं हो रहा है, तो वो इंडियन इनकम तो होगी नहीं, तो फॉरेन इनकम होगी। अच्छा, फॉरेन इनकम है तो यहाँ पे और एक चीज देखनी पड़ती है कि वो बिजनेस का सेटअप कहाँ है भैया। अगर सेटअप इंडिया में हुआ तो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी दोनों के लिए क्या करेंगे, हमको टैक्सेबल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और कुछ मेंशन नहीं किया है, और कोई अदर इनकम होगी, तो ऐसे केसेस के अंदर हम सिर्फ ऑर्डिनरी के अंदर टैक्सेबल लिख रहे हैं, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं लिख रहे। अच्छा, उसके हिसाब से देखो हमने एक और बनाया कि अगर एक बिजनेस इनकम है 76,000 इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया में नहीं मिल रही, फॉरेन में मिल रही है, ओके, बट वो जो बिजनेस है वो बिजनेस पार्टली और होली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, सो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। अगर वो इंडिया से बिजनेस कंट्रोल हो रहा है तो ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी दोनों केसेस में वो टैक्सेबल होगा। हाँ, नॉन रेसिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। इसी तरह से प्रोफेशन के बारे में भी हमने बनाया, तो प्रोफेशन के हिसाब से देखें तो प्रोफेशनल इनकम 23,000 इज अकर्स आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर अकर हो रहा है, यानी इंडिया से बाहर मिल रहा है। अगर वो इंडियन इनकम है या उसका प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, अगर वो सेटअप इन इंडिया है तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया तो ये फॉरेन इनकम होगी। तो 23,000 ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ही टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए यहाँ 23,000 लिखा तो है लेकिन वो टैक्सेबल नहीं होगा, ओके। और नॉन रेसिडेंट के लिए तो होगा ही नहीं। ऐसा ही एक लिख देते हैं कि रेंटल इनकम ऑफ दिस रेंटल इनकम और सैलरी इनकम और इंटरेस्ट इनकम, कोई भी इंटरेस्ट इनकम है जो कि भारत से बाहर मिला हुआ है, तो एनी अदर इनकम अदर देन बिजनेस या फिर प्रोफेशन है, तो ऐसे इनकम हमारे लिए फॉरेन इनकम है होगी। और ऐसे केसेस के अंदर हम उसे सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट केसेस में टैक्सेबल कंसिडर करेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट के लिए वो टैक्सेबल कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हमने एक एग्जाम्पल दिया। इसी तरह से गिफ्ट के बारे में बात करें। अब गिफ्ट ऑफ रुपीज 3 lakhs इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है बाय इंडिविजुअल ऑन November 6, 2020 फ्रॉम अ फ्रेंड। एक फ्रेंड से आपको, फॉरेन में आपका कोई फ्रेंड रह रहा है तो उसने आपको गिफ्ट दिया 3 लाख रुपए का, है ना, तो भारत में नहीं मिल रहा, वो भी मिल रहा है फॉरेन में, और वो पर्सन जो आपका है, आपका मित्र जो है, फ्रेंड भी है, वो भी फॉरेन में। तो ऐसा समझ लो कि वो इंडियन इनकम है ही नहीं, क्योंकि इंडिया में रिसीव भी नहीं हुआ है, कहीं इंडिया से अराइज हुआ है, अकर अराइज। तो ऐसे केसेस के अंदर फॉरेन इनकम होती है, और फॉरेन इनकम जो होती अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन वाली, तो ये होती है सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल, नॉट ऑर्डिनरी या फिर एनआरआई के लिए टैक्सेबल नहीं होती। उसके बाद अगर गिफ्ट ऑफ रुपीज 1 लाख रिसीव्ड इन दिल्ली, अगर दिल्ली में रिसीव हुआ है, मैंने बताया कि अगर इनकम इंडिया के अंदर अकर एंड अराइज होता है या फिर इंडिया में इनकम रिसीव्ड होती है तो इंडियन इनकम हो जाएगी। यहाँ पे देख लो, आपको बता दिया कि दिल्ली के अंदर आपको इनकम रिसीव हो रही है तो इंडियन इनकम हो गई, है ना। तो ऐसी इंडियन इनकम है तो वो टैक्सेबल होगी ऑल केसेस के अंदर, भले ही वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, या फिर नॉन रेसिडेंट। ओके, तो ये हमने आज डिस्कस किया। इसके अलावा एक और इलस्ट्रेशन भी देखते हैं। ये देखो, ये कुछ अलग तरीके का है कि आपने 50,000 रुपए कमाए थे, आपको मिल भी गए, वो फॉरेन में मिले थे, इंडिया से बाहर। कब मिले थे? 2018-19 में। अब 2 साल बाद आप वो पैसे इंडिया में लेके आ रहे हैं, दैट्स लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया इन 2020-21। यानी इनकम आपने फॉरेन में अर्न की, फॉरेन में ही आपने रिसीव भी किया, 2 साल के बाद वो पैसा आप इंडिया ले आ रहे हो, तो ये पास्ट ईयर की इनकम होती है। अगर ये पास्ट ईयर की ऐसी कोई भी इनकम होगी तो कोई भी केसेस के अंदर वो टैक्सेबल नहीं होती। जिस ईयर में आप उसे अर्न करते हो उसी ईयर के अंदर वो टैक्सेबल होता है, या फिर इंडिया में होता है या फिर फॉरेन में होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 18-19 में ऑलरेडी ये इनकम के ऊपर फॉरेन में आपने टैक्स पे कर दिया होगा,
तो फिर इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर फिर से टैक्स नहीं ले सकती, इसीलिए इंडिया में कोई भी स्टेटस हो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमने एक और एग्जाम्पल भी देख लिया। तो यहाँ पे आज हमने रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से उनका इंसिडेंस ऑफ टैक्स देखा, जो कि सेक्शन 5 इनकम टैक्स के अंदर आता है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम इनकम टैक्स के बारे में लेके आएंगे, आप देखते रहिए। हमारे चैनल में अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।